नमस्कार मित्रों। आज हम सुनेंगे शिवानी जी की लिखी एक बहुत ही उम्दा कहानी ज्येष्ठा। ज्येष्ठा कहानी के केंद्र में जन्म कुंडली, ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो शुरू करते हैं कहानी। कभी कभी नारी ही नारी के लिए एक जटिल पहेली बन उठती है। वैसे एक नारी के जिस छलनामय स्वभाव का घनिष्ठ परिचय दूसरी नारी को अपने पारिवारिक जीवन में पग पग पर मिलता रहता है, वह शायद किसी पुरुष को कभी नहीं मिल सकता। जिठानी, देवरानी, ननद, भाभी, यहाँ तक कि एक माँ की जाई दो सगी बहनों को भी कभी कभी ईर्ष्या, द्वेष, कामना या लोभ की आरी चीर कर बिलक कर देती है। वैमनस्य के अखाड़े में जूझती वीरांगनाएं किसी कुशल फेंसिंग के कलाकार की दक्षता से प्रतिद्वंदिनी को भी कभी जीवा के प्रकार से धराशायी कर देती है और कभी छलबल से। जहाँ मूर्ख पुरुष क्रोध से घने बन जहाँ मूर्ख पुरुष क्रोध से अंधे बन कभी कभी फांसी के फंदे को भी भूलकर शत्रु मुंड गड़ासे से अलग कर देते हैं, वहाँ प्रतिशोध लेने के लिए नारी कभी ऐसे अविवेकपूर्ण मूर्खता नहीं करती। वह शत्रु की सुख्याति, सुनाम, यहाँ तक कि उसका सर्वस्व भी हरण कर सकती है, केवल अपनी तीखी जीवा के कुटिल प्रहार से। इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी ही नारी की सबसे बड़ी शत्रु है। पीरी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिनी थी स्वयं उसकी भावी सास। पूरे 20 बरस तक उसके विवाह मार्ग में वह नागिन सी अड़ी खड़ी फुफकारती रही, और उन 20 वर्षों में किस दुस्साहस से पीरी उसी मार्ग से लुक छिप कर अपने प्रेमी से मिलती रही थी, मैं सब जानती थी। पर आज यह कैसे हो गया? यह छलनामयी मुझे अपनी क्षणिक झलक दिखलाकर नारी स्वभाव के रहस्यमय अवतारणों में डुबकियां लगाने छोड़ गई है। अब अपनी मूर्खता पर क्षोभ भी होता है। क्यों वही उसे कंधे पकड़कर नहीं झकझोर दिया? कम से कम वह भोला चेहरा पल भर को फक पड़ता। मूर्ख हतबुद्धि सी मैं फव्वारे से के पास खड़ी रही बेंच पर निर्लज्जता से चोंच में चोंच मिलाए उस कबूतरी जोड़े को देखती ही रह गई थी। सामान्य रूप से हाथ बढ़ाने पर ही मैं उस कंबुकंठ में झूलते मंगलसूत्र के बीच गुथे मूंगे को बड़ी निर्ममता से खींच सकती थी, पर जोड़े के पीछे मुड़ने से पहले ही मैं स्वेच्छा से स्वयं ही मुड़ गई। ऊपर की सड़क पर पहुंचकर देखा तो बेंच खाली था। सीजन की उद्देश्यहीन भीड़ के अथाह प्रवाह में प्रेमी युगल खो चुके थे। आज से कोई 20 वर्ष पूर्व पीरी ने अपनी सगाई का समाचार मुझे स्वयं तार देकर दिया था। मैं सच कहती हूँ कि उस दिन उसकी सगाई के समाचार से मुझे जितनी प्रसन्नता हुई थी, उतनी शायद अपनी सगाई के दिन भी नहीं हुई थी। न जाने कितनी बार ऐसे ही हर्डल पार करने में पीरी के शरीर और मन दोनों बुरी तरह छत बिछत हो चुके थे। लाखों में एक न होने पर भी उस चेहरे की लुनाई में एक अनुपम आकर्षण था। लंबी छरहरी देह, गेहुआ रंग, सुतवा नाक और ऊंचे उठे कपोल, आंखें बड़ी न होने पर भी चौबीसों घंटे उज्ज्वल हंसी से चमकती रहती, भूरे रेशम की लच्छियों से के सामान्य हवा के झोंके से ही मनमोहक घेरे में चेहरे को बांध लेते। उस पर उसका आनंदी स्वभाव पल भर के पाहुने को भी अटूट मैत्री के बंधन में जकड़ लेता। 5 मिनट के परिचय को भी वह 5 वर्ष का परिचय बना सकती थी। इतने वर्षों में उस कमनीय चेहरे का कैशोर्य नहीं गया था। जैसे कुर्माचल का अस्ताचलगामी प्रौढ़ सूर्य जाते जाते भी डूबती किरणों का अद्भुत उज्ज्वल जाल बिछाता पर्वत श्रेणियों को अनोखी आभा से आलोकित कर जाता था, वैसे ही उससे विदा लेता यौवन बड़ी हठीली धृष्टता से अड़ता उस लुभावने चेहरे को और भी लुभावना बनाता चला जाता था। मैं तो उसे देखकर दंग रह गई थी। सामान्य गेहुआ रंग ऐसी दुधिया शुभ्रता में कैसे बदल गया? सुना तो यही था कि बसंत और यौवन पद्म पत्र के जल बिंदु से ही क्षण स्थायी होते हैं, पर इन 20 वर्षों में पीरी क्या और भी अधिक सुंदर नहीं बन गई है? वही बलखाती देह यष्टि, मोटी काली चोटी उसी कौमार्यावस्था की अल्हड़ता से सामने झूल रही थी। कान के पास चंद्रमल्लिका का एक बड़ा सा पुष्प सर्च लाइट सा चमक रहा था, ठीक जैसे हवाई द्वीप की कोई लावण्यमयी धृष्टा किशोरी विदेशी पर्यटक के पार्श्व में कान में फूल खोसे बैठी किसी एयरलाइंस का विज्ञापन बनी मुस्कुरा रही हो। क्या कहूँ,
लिखने में तो निविड़ व्रीड़ा से लेखनी स्वयं को संकुचित हो रही है, किंतु मर्यादाहीन औदार्य से प्रदर्शित उस सुडौल नंगी पीठ पर आसपास खड़े कितने ही पर्यटकों की लोलुप दृष्टि गड़ते देख मैं लज्जा से गड़ गई। अविश्वास से मैंने अंतिम बार फिर दोनों को देखा। नहीं, संदेह के लिए सामान्य सी भी गुंजाइश नहीं थी, दोनों वही थे। पर यह कैसे हो गया? गत वर्ष जिसके स्पर्श से सिहर कर वह मेरे पास भाग आई थी और जिसके अप्रत्याशित प्रणय निवेदन की अद्भुत कहानी सुनाने में बार बार भय से कांपती, सचकित दृष्टि से द्वार को देखने लगती, जैसे कहीं वह अचानक आकर खड़ा न हो गया हो, जिसकी मृत्यु कामना के लिए उसने जाखन देवी के वरदायिनी मंदिर में निरंतर 3 माह तक घृत दीपक जलाया था, जो कभी स्वयं अपनी माँ के साथ उसके सौभाग्य द्वार का पथ अवरुद्ध कर हठीली प्रहरी बनकर खड़ा हो गया था। क्या वह अंत में उसी के प्रणय डोर से खींची चली गई? पीरी का नाम था हरिप्रिया, एक ऐसा प्रचलित नाम जो कभी पहाड़ की हर तीसरी लड़की का हुआ करता था। पर पीरी हर तीसरी लड़की सी साधारण नहीं थी। शायद यही कारण था कि वह 16 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि उसकी कुंडली हाथों की हाथों में तौली जाने लगी। पितामह मूंगफली बेचते थे, किंतु पिता ने कठोर दारिद्र्य को अपने चरित्र बल से दूर ढेल कर प्रतिष्ठा एवं समृद्धि पाई थी। इसी से थे कठोर मितव्ययी। लोग कहते हैं कि उनकी मितव्ययिता ही उनकी सरला पत्नी की अकाल मृत्यु का कारण थी। जो भी हो, उनकी मितव्ययिता से हार मानने वाली पीरी नहीं थी। प्रायः ही वह पिता के इधर उधर छिपाए रोजगारी के स्तूप से मुट्ठी भर चवन्नियाँ ठन्नियाँ बटोरकर अपनी कांच के बटन सी चमकती आंखें चमकाती छत से हमारी पथरीली छत पर कूद आती। अभी अभी मोहनलाल निकलेगा, तू बुला लेना, समझी? छक्कर टिकिया खाएंगे। मैं उसके दुस्साहस को देखकर कांप जाती। कहीं उसके पिता ने देख लिया तब? फटी कमीज उल्टी कर कब किस छत के पत्थर पर जमा बूढ़ा जुए बिनना छोड़ हमारी चोटी पकड़कर घसीट लेगा। क्या कुछ ठीक था? पर संध्या ढलती और मीठे गले की सुरीली हाँक से मोहनलाल न जाने कितनी किशोरियों की चटोरी जिह्वाओं को आमंत्रित कर देता। पोटैटो की टिकिया डबल में 1। मोहनलाल को भला तब अल्मोड़ा की कौन किशोरी नहीं जानती थी। अधेड़ चेहरा, स्याह रंग और सीख सी अंगुलियों से गजब की फुर्ती, पतले तवे पर सिकती गुलाबी आलू की टिकिया, चुटकियों से छिड़का गया मसाला और खट्टी मीठी चटनी डाल बनाई गई अमृत बूटी। कैसा अद्भुत व्यक्ति था वह! रामलीला में बनता था केवट और उसी चौपाई के लहजे में जब मीठी हाँक लगाता। पोटैटो की टिकिया 1 डबल में 1 तो 1 से 1 सनातनी महिलाएं भी टिकिया खाने पिछवाड़े का द्वार खोल लेती। रामचंद्र जी का केवट है, भला उसके हाथों की टिकिया खाने में कैसा दोष? निपुणिका पुत्री कब कितनी रोजगारी पार कर लेती है पिता को पता भी नहीं लगता। पहली बार सुंदरी पुत्री की कुंडली मांगी गई तो बेचारे बड़े उत्साह से मृत पत्नी के हरिण के चमड़े से मढ़े जीर्ण पिटारे से कुंडली निकालकर चटपट दे आए थे। उसी संध्या को खोटे सिक्के की कुंडली लौट आई तो उनका माथा ठनका। देने वालों ने यह कहकर लौटा दी कि कन्या के 3 ग्रह लड़के से बड़े हैं, पर अल्मोड़ा भर की कुंडलियों की रेखाओं का लेखा जोखा रखने वाले भट्ट जी ने कुंडली का भेद खोल दिया। जहाँ जहाँ पात्र से बड़ा भाई होगा वहाँ वहाँ से कुंडली ऐसे ही लौट आएगी। पंत जी, कन्या का ज्येष्ठा नक्षत्र है। मूर्खा पत्नी पर मन ही मन उन्हें क्रोध भी आया था। क्या मरने से पहले किसी को कुंडली दिखा नहीं सकती थी अभागी? उन्हें पहले पता होता तो 10-5 रुपया देकर भट्ट जी से ही दुष्ट ग्रह को मटियामेट करा देते। उनके पुत्र अम्बी ने क्या पुत्री का अष्टम मंगल भट्ट जी के दक्ष स्याही मेट रबर से नहीं मेट दिया? पर दूसरा कटु सत्य अचानक पंत जी को भी अंगूठा दिखाने लगा। क्या कर लिया था कन्या की कुंडली में जालसाजी करके? क्या भाग्य लिखाकर ग्रह भी मिटा सके थे? उत्कोच से विवाह के तीसरे ही महीने पुत्री विधवा हो गई थी। फिर उन्होंने बड़े चातुर्य से कुंडली प्रवासी बिरादरी में भेजी, पर पीरी का ज्येष्ठा नक्षत्र फन उठाए डसने को तत्पर घातक पद्मनाग शाही भावी पति के ज्येष्ठ भाई की ओर
जीभ लपलपाता दौड़ पड़ता और एक न एक बहाना बनाकर कुंडली फेर दी जाती। फिर ऐसी बात क्या छिपाया छिपती है। कुर्माचल के कर्मकांडी परिवार तो विवाह योग्य कन्याओं के मंगल, ज्येष्ठ अश्लेषा नक्षत्र कंठस्थ रखते हैं और अवसर पाते ही अपनी विवाह योग्य कन्याओं की तुरुप लगाने में नहीं चूकते। इसी बीच अचानक पीरी के कुछ क्षणों के लिए बृहस्पति की दशा आ गई। हमारे मकान से लगा मकान था पीरी के पिता का और उससे नए 2 मंजिले मकान में पांडे जी रहते थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र राजेश वर्षों पूर्व हाई स्कूल की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर लज्जा से गृह त्याग कर अदृश्य हो गया था। तब का विद्यार्थी क्या आज के विद्यार्थी सा दुस्साहसी था जो पकड़े जाने वाले गुरुजी का पेट फाड़ परीक्षा भवन में ही उनकी आंतें फैला देता या कलेजा फाड़ कर फेफड़े। पकड़े जाने पर तब का संस्कारशील किशोर या तो ताल तलैया में कूदकर स्वयं को दंड दे लेता या गृह त्यागी बन देश विदेश में अलख जगाए घूमता रहता। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। इसी बीच काशी के प्रसिद्ध तांत्रिक पांडे जी के अतिथि बनकर आए। एकदम पहुँचे सिद्ध, अखरोट के वृक्ष के नीचे धूमी रमा ली और देखते ही देखते पहाड़ की धर्म भीरू सहज विश्वासी भीड़ ने घेर लिया। कैसे ही विषम प्रश्न पूछो चट उत्तर दे देते। पांडे जी ने भी गृह त्यागी पुत्र के लिए गुप्त प्रश्न किया। उत्तर मिला, तुम्हारा पुत्र दक्षिण दिशा में जाकर एक जहाज में बैठा था, जहाज डूब गया, मृत्यु का संकेत स्पष्ट है। कर्मकांडी पांडे जी ने चटपट कुश का पुतला बनाया और गति क्रिया कर दी। माँ जिस पुत्र का चेहरा भी भूलने लगी थी उसी के लिए छाती पीट पीट कर ऐसे विलाप करने लगी जैसे लाश अभी आंगन में धरी हो। राजेश की काल्पनिक मृत्यु की 13वीं के दूसरे ही दिन गृह के दूसरे पुत्र देवेश के लिए पीरी की कुंडली लेकर पंत जी पहुँचे। पीरी को सबने देखा था पर भावी सास को आपत्ति थी। ऐसी रूपवती बहू के 100 नखरे भला वह कैसे सहेगी। फिर उसकी बहन की 3 रूपवती बहुएं उसे सबक सिखा चुकी थीं। तीनों बहुनौत रूपवती पत्नियों के गुलाम बनकर रह गए थे। बहू के रूप को क्या मैं चाटूंगी, उसने तुनक कर कहा था। मुझे तो गुड़ चाहिए, गुड़। और पांडे जी ने मूर्खा पत्नी को मना लिया। कैसी बात करती हो, मक्खी चूस की एक ही लड़की है, आखिर कितने दिन जिएगा। सब संपत्ति हमारे देवू को मिलेगी, बस चटपट मंगनी हो गई। पर किसी शक्तिशाली कीलक गाड़कर पल भर में अवश बना दिए गए ग्रह ने फिर करवट बदली। विवाह के 8 दिन रह गए थे। पीरी की प्रसन्नता आकाश छू रही थी। छूती भी क्यों नहीं। देवू सा सजीला तरुण मोहल्ले टोले में ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता था। बचपन से ही वह पीरी को परी परी कहकर चिढ़ाता और एक बार जब मोहल्ले के रिश्ते से हम सब पड़ोस की लड़कियां उसे भाई दूज का टीका लगाने पहुंची थी तो उसने हंसकर कहा था, सबसे रोली का तिलक लगवा लूंगा पर परी से नहीं। इसे मैं क्या कभी बहन कह सकता हूँ। हाय हाय कैसा बेहाया है ये बेहुदा। रुक जा, अभी कहती हूँ चाची से। पीरी बनावटी रोज से कहती, बिना तिलक लगाए ही लौट आई। उस दिन से हम नित्य छेड़ती रही, ए परी जा न, तेरी ससुराल के दाढ़ी में खूब फल आया है, ले आना आंचल भर कर। और क्या बुढ़िया मुझे वहीं जीता गाड़ देगी। बुढ़िया का बेटा तो नहीं गाड़ेगा अपनी परी को, इतना मैं तुझे लिख कर देती हूँ, वह मुझसे कहती और उसकी सदाबहार आंखें डबडबा आती। बुढ़िया मुझे कभी बहू नहीं बनने देगी। पर जब एक दिन सुना कि सचमुच ही पीरी की सगाई वहीं हो गई है जहाँ वह चाहती थी तो मैं प्रसन्नता से उछल पड़ी और उसी विवाहोत्सव के लिए परीक्षा से पहले छुट्टी लेकर घर आ गई। आसन्न विवाह तिथि ने पीरी को सचमुच ही परी बना दिया था। उसका वैसा रूप फिर मैंने कभी नहीं देखा। एक तो उसने कभी पहाड़ की देहरी नहीं लांघी थी, इसी से गालों की पहाड़ी सेवों की कुंवारी लालिमा, आंखों की निर्दोष चावनी, स्वच्छ दंत पंक्ति और स्वस्थ गुदगुदी देह में कुमायूं की बन लक्ष्मी का सरल सौंदर्य साकार हो उठा था। उधर प्रेम ज्वर सन्निपात की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। हृदय के उल्लास ने उसे और भी उदार बना दिया था। महा औदार्य से वह दाएं बाएं अपनी प्रसन्नता का सीमित भंडार लुटाए दे रही थी। बात बात पर हृदय लुटाने वाली हंसी, पदचाप से ही मुनियों का तपोभंग करने वाली पीरी के कटाक्ष जैसे और भी घातक बन गए थे। मैंने उसे एक बार टोक भी दिया, इतना मत हंस पीरी, इतना हंसना अच्छा नहीं होता, बहुत हंसने से बहुत रोना भी पड़ता है, ऐसी मेरी नानी कहती थी। रोएंगे मेरे दुश्मन, समझी।
रोएंगे ताई, चाची और मामी जी, जो अपनी लड़कियों के लिए मेरे इसी राजकुमार के सपने देखती रहीं। पर हुआ उल्टा। पीरी रोई और दुश्मन हंस उठे। सिटोली के उस गहन वन में उन 2 विदेशियों की कब्र के पास बिताया गया वह दिन आज भी नहीं भूलता। ढालू पहाड़ पर हमारी अल्हड़ अटखेलियाँ, संसार के अनुभवों से अछूता निर्मल चित्त का उल्लास हमें घर लौटने की सुधबुद्धि भी भुला बैठा। जब लौटे तो दिन डूब चुका था। पीरी ने जब घर की देहरी लांघी भी नहीं थी कि आंचल घर्षण से, जब पुष्प की सी लाल सूजी नासिका पोंछकर चाची ने टोक दिया, लो शहजादी धेंगड़ी सी वन जंगलों में नाचकर अब लौटी है। बीच के कमरे में पहुंचने तक लाल नाग का रहस्य खुल गया। 15 वर्ष पूर्व का गृह त्यागी पर्वत पुत्र अचानक बिना किसी सूचना के दुस्वप्न की भांति भरी दोपहरी में द्वार पर खड़ा हो गया था। इतने वर्षों तक सिंगापुर में था, प्रचुर रुपया कमाकर ही नहीं लौटा। जिस नगाड़े से पेट और सीख सी पतली टांगों को लेकर घर से गया था, उनको भी सुदूर विदेश में कहीं बहा आया था। अब वह ऊंचा अगला गबरू जवान था। अब क्या होगा पीरी? मैं उसे ढांढस बंधाते उस दिन उसी के यहाँ रह गई थी। होगा क्या? उसका विश्वास अटूट और दृढ़ था। उसका प्रेमी उसे कभी प्रवंचना की चक्करघिन्नी नहीं देगा। देखती नहीं, दिन भर में 3 चिट्ठियाँ लिखता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। कभी कभी रात को भी मेरी छत पर एक लिफाफा आ गिरता है। तू क्या सोचती है, अब वह मेरे ज्येष्ठा वेष्टा से डरेगा? पर पंडित जी ने दूसरे ही दिन चिट्ठी भेज दी। इतने वर्षों में ज्येष्ठा पुत्र के सकुशल घर लौटने पर हम जानबूझकर उसके लिए अमंगलकारी ग्रहों का संयोग कैसे न्योत लें। फिर उसकी माँ कहती है कि उसके पुत्र का दूसरा जन्म हुआ है, अब वह उसे मौत के मुंह में कैसे ढकेलेगी। जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। पंत जी हमें क्षमा करें। यानी मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ। बेचारी पीरी क्रोध से कांपती एकदम बौरा गई थी। उसके पिता पत्र हाथ में लिए भाभी समधी के पैरों पर टोपी रखने का संकल्प कर भागते गए और उल्टे पैरों लौट आए। पर ताला पड़ा था। पांडे जी असमय ही कर दी गई जीवित पुत्र की अंत्येष्टि का प्रायश्चित करने सपरिवार गया चले गए थे। तीसरे ही दिन जिस अमानवीय धैर्य से बस्ता उठाकर वह कॉलेज चली गई, उसे देखकर सब दंग रह गई थीं। एक दिन पहले बात बात पर रसीले अधरों पर उतर आने वाली हंसी पहाड़ के क्षणिक सूर्यालोक सी ही आकर फिर विलीन हो गई थी। धनु विषम मेघ खंडों ने निर्मल उत्फुल्ल चंद्रबिंब को ग्रस लिया था। पिता के हाथों से कुंडली छीनकर उसने एक दिन जलते चूल्हे में झोंक दी और कठोर स्वर में चिरकौमार्य व्रत की घोषणा कर दी। पांडे परिवार लौट आया, पर देवेश को शायद जानबूझकर ही ताऊ के पास इलाहाबाद भेज दिया गया और उसके इसी पलायन से पीरी बौखला गई। एक दिन वह अपनी छत पर खड़ी हुई तो देखा दूसरी छत पर कोई खड़ा है। तब क्या देबू लौट आया? उस उत्साह से मुस्कुराती आगे बढ़ी और फिर 2 कदम पीछे हट गई। वह देबू नहीं, उसका बड़ा भाई राजेश था, वही जिसने उसके बहुप्रतीक्षित विवाह के ठीक 8वें दिन से एक दिन पहले आकर उसके समस्त स्वर्णिम स्वप्न चूर चूर कर दिए थे। वह धृष्ट युवक उसे निर्लज्जता से घूरता रहा। मुस्कुराता सहसा मुंडेर पर चढ़ आया और देखते ही देखते दोनों छतों को घेरे अखरोट की पुष्प डालियों को पकड़ता हुआ किसी ट्रेपीज के दक्ष कलाकार की भांति उसके पास ही धम्म से कूदकर खड़ा हो गया। उसका दुस्साहस देखकर पीरी स्तब्ध रह गई, पर दूसरे ही क्षण उसकी आंखों से घृणा, तिरस्कार और क्रोध की लपटें भड़क उठी। जहाँ 15 वर्ष सिंगापुर में रहे, वहाँ क्या 8 दिन और नहीं रह सकते थे? उस क्रोध से थरथर कांप रही थी। क्या होता है जब राजेश 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आता है? क्या पीरी की शादी अपने नियत समय पर हो पाती है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य सुनें। धन्यवाद।